The party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister? The naughty home minister? अब दूसरी तरफ देखिए, बंगाल में आग लग चुकी थी, गुस्से की आग। बंगाल में टीएमसी सड़कों पर थी ईडी के खिलाफ। और चुनाव से पहले जो ईडी का एक्शन हुआ, इस पर ममता बनर्जी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर टारगेट किया है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो। आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट, बोलते झूठ। चुनाव का स्ट्रैटेजी। ममता बनर्जी कह रही है कि सरकार ने ईडी को उनकी रणनीति चुराने के लिए भेजा ठीक चुनाव से पहले। उसके बाद देखिए ममता उस चुनावी रणनीतिकार आईपैक के दफ्तर से निकली।
करते लूट, बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। ईडी ने कोलकाता में मारा छापा तो दीदी ने खो दिया आपा। बिना वक्त गवाए वो फौरन पहुंची आईपैक के दफ्तर, फिर झल्लाई, चिल्लाई और धमकाई और बात को दिल्ली तक पहुंचाई। सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। झूठ और लूट का कॉकटेल बनाकर उन्होंने ऐसे जुबानी हथियार चलाए कि लगा जांच एजेंसी ने उनके किसी राज को ढूंढ लिया। फिर दीदी ने दिलेरी दिखाई, ईडी की किलेबंदी को भेद कर हरे रंग की एक फाइल ले आई। हम मांग कर रहे हैं ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करके हिरासत में लेना चाहिए और उस फाइल को उद्धार करना चाहिए। फाइल पर कब्जा करने के बाद दीदी ने दौड़ा दी सियासी रेल। चुनाव से पहले अजब है बंगाल का खेल। तो देश में ऐसा कम होता है कि सीबीआई के खिलाफ एफआईआर हो जाए और ईडी के खिलाफ। सुनिए जरा संबित पात्रा क्या कह रहे हैं और ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं। हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। बंगाल में जिस प्रकार से सरकारी कामकाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने दखल दिया है, मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रत्येक घर ने वह दृश्य देखे। शायद ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक करप्शन के केस में जब रेड पड़ रहे हो ईडी के, उसके बीच में मुख्यमंत्री जी खुद घुस करके एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, एविडेंस चोरी करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले शायद ही कभी हुआ होगा जो आज बंगाल में हुआ। तो बंगाल में चुनाव है कुछ महीनों बाद। जो कुछ हो रहा है, सियासी सरगर्मी तेज हो रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बीच चुनाव है तो आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कोलकाता पहुंचे। जेपी नड्डा कोलकाता में थे और एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। दूसरी तरफ बंगाल में बवाल चल रहा था। टीएमसी के कुणाल घोष प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे और प्रदर्शन कर रहे थे ईडी के खिलाफ। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं जो रेड हुई है ईडी की वो किस पर हुई है, वो कौन है। आईपैक दरअसल एक राजनीतिक कंसल्टेंट फर्म है। आईपैक का मतलब है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है और ये राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाती है, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग बनाती है। इसकी शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने की थी। प्रशांत किशोर के हटने के बाद प्रतीक के हाथ में कमान आ गई। आईपैक टीएमसी के साथ 2021 से जुड़ी हुई है। 12 साल में 6 राज्यों में पार्टियों की रणनीति बना चुकी है ये आईपैक। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ही आईपैक को बंगाल लेकर आए थे। एजेंसियों के मुताबिक कंपनी के पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। 2021 में दीदी की जीत में आईपैक की रणनीति मानी जाती है। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या, ईडी क्या कह रही है इस पर। ईडी ने छापे की कार्रवाई पर बयान जारी किया है। आईपैक पर छापे सबूतों के आधार पर किए गए, यह कहना ईडी का। यह किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है। यह कार्रवाई अवैध कोयला तस्करी केस में हो रही है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में यह कार्रवाई हुई है। 10 ठिकानों पर तलाशी की जा रही है। इसमें पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली की 4 जगह शामिल हैं। जांच में हवाला ट्रांसफर से जुड़े परिसर शामिल हैं। किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई। कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग 2 ठिकानों पर पहुंचे।
अवैध दखल दिया और दस्तावेज भी छीन लिए। ईडी ने इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में भी याचिका दी। शुक्रवार को इस मामले में अब सुनवाई होगी और ईडी ने ममता से दस्तावेज वापस करने की मांग की है। ममता पर प्रतीक का फोन और लैपटॉप ले जाने का आरोप है। याचिका में जांच में सीएम का दखल रोकने की मांग है। प्रतीक जैन ने भी हाईकोर्ट में अपनी याचिकाएं लगाई हुई हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा इस मामले में सियासतदान क्या कह रहे हैं। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না। मैं ईडी के छापे पर कुछ नहीं कहूंगा। ईडी इस छापे पर अपना बयान देगी। ममता ने पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल पहुंचाया है। ममता ने आज जांच में बाधा डालने की कोशिश की। 2021 में ममता ने सीबीआई दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया था। ईडी सीएम के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। ईडी की हाथ से, ईडी की चपेट से एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी सा दिलाओगे, चाहे जो भी हो। ये दो मुहिया राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आईपैक सत्तारूढ़ पार्टी के कान है और चोक है, एयर्स है एंड आईज है। इसलिए ममता बनर्जी को इसमें ज्यादा उनको परेशान हो रहे हैं। तो ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि उनकी जो रणनीति थी, जो चुनावी स्ट्रैटेजी थी, उसे चुराने की कोशिश हो रही है। ये मामला शांत होने वाला नहीं है। बंगाल में चुनाव से पहले ये बड़ा मुद्दा ममता बनर्जी बनाना चाहेंगी और अलग अलग जगह प्रोटेस्ट शुरू हुए। बर्धमान में देखिए। ममता बनर्जी की मंत्री भी सड़कों पर थी। शशि पांजा विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ममता बनर्जी ने कॉल दिया कि पूरे बंगाल में प्रोटेस्ट होगा। যতই করো হামলা, যতই করো হামলা, যত করো হামলা, अरे যতই করো হামলা। दूसरी तरफ एक और जिला देखिए, नाडिया में भी प्रदर्शन हो रहा था। वहां भी लोग सड़कों पर उतरे थे। यह बड़ा मुद्दा कि ईडी पहुंची। যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इस ईडी रेड पर अपनी अपनी राय है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं बीजेपी ने ममता के एक्शन पर सवाल उठाए। शुभेंदु ने इसे जांच एजेंसी के काम में ममता का दखल बताया। ममता ने आज जो किया वो एजेंसी के काम में बाधा डालना है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा आईपैक एक कॉरपोरेट संस्था है। यह ममता बनर्जी की पार्टी के लिए क्या करती है, वो टीएमसी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाते हैं। वो पैसे के बदले कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी टीएमसी का यह ड्रामा है। छापे को लेकर ड्रामा चल रहा है लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। महेश जेठमलानी कह रहे हैं ममता बनर्जी छापे वाली जगह पर क्यों गई, कौन सी फाइल लेकर वो बाहर गई, टीएमसी के लिए आईपैक क्या करती है। टीएमसी का कहना है एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता में कल मार्च करने वाली। टीएमसी ने कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया है। ओह बीजेपी कह रही ओह कितनी व्याकुलता, ओह कितना डर, ओह कितनी चिंता। छापे के बाद मौजूदा सीएम मौके पर पहुंच गई। पार्टी दस्तावेज और हार्ड डिस्क लेने की हड़बड़ी थी। यह एक बहुत गहरी साजिश का इशारा करती है। अगर छिपाने को कुछ नहीं तो सीएम क्यों पहुंची। सच को हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। चारों तरफ से अब सियासी घमासान हो रहा है। सुनिए सियासतदानों को। ये पेपर तो हमारा पेपर था ना, हमारा घर से आप जबरदस्ती इसको छीन के लिया। हम तो आपका घर में जाके कुछ नहीं किया। क्या तो आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट से घोषणा कर दीजिए मुद्दा का, एक आपको एमपी से, नागपुर से, ये कोई घर में बैठकर कोई पढ़ा सुना चर्चा पढ़ाई करने नहीं सकेगा। उसको खाली बीजेपी का कहानी पढ़ने होगा
और दूसरा कोई रिसर्च कुछ नहीं खोलेगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो सबको एनआरसी लगा देगा। तो आप घोषणा कर दीजिए, आप पहाड़ में। आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए ममता बनर्जी। आप ईडी का सरकारी काम में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप जोड़ करके घुसकर हरा रंग का फाइल लेकर आप डॉक्यूमेंट्स लेकर आप निकल जा रहे हैं, आपके ऊपर तो केस होना चाहिए, आपको तो अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ताज्जुब नहीं होते, क्योंकि हर टाइम आप जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं या करप्ट संगठन है, उसके पास आप उसका समर्थन में आप खड़े हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? दोज हु आर इन्वॉल्व इन कोल स्कैम एंड हवाला केसेस, वो उनको ही प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया। किसी मुख्यमंत्री से ये कोई भी समाज ये प्रत्याशा नहीं करते हैं। ममता बनर्जी संविधान को नहीं मानती है। पश्चिम बंगाल जो है वो भारतवर्ष के बाहर चला गया। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि भारत का कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में तुरंत विचार करे और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करे, यहाँ आर्मी उतारे, यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करे। क्यों? अब इस बीच सवाल उठ रहा है, क्या किसी घोटाले का इससे कनेक्शन है? बंगाल का कोयला घोटाला 2742 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जाता है। 2020 में कोयला चोरी और तस्करी में नया केस दर्ज हुआ। ईडी ने 2021 के बीच पीएमएलए की धारा 17 के तहत कार्रवाई की। 46 ठिकानों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई हुई। इन छापों के दौरान अनूप माझी नाम सामने आया एक शख्स का। यह अनूप माझी अवैध कोयला खनन से कमाई का वो पूरा रिकॉर्ड रखता था। इस मामले में अनूप माझी को मुख्य आरोपी बनाया गया। उसने हिसाब रखने के लिए कर्मचारी को तैनात कर रखा था। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला निकाला गया। 2742 करोड़ रुपए से अधिक का कोयला चोरी किया गया। अनूप माझी को पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया। माझी के खिलाफ 2000 से 2015 के बीच 16 एफआईआर दर्ज हुए और अवैध कोयला खुदाई और चोरी में चार्जशीट भी दाखिल की गई, लेकिन इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल यह है, ममता बनर्जी ने जो कुछ आज किया कि ईडी की रेड चल रही थी, ममता बनर्जी उस रेड के दौरान पहुंच गई, ये क्या संदेश देता है देश की बाकी एजेंसियों के लिए? क्योंकि आपको याद होगा, ममता बनर्जी एक बार सीबीआई के काम में भी दखल देने का लगा था। यह तस्वीर आपको याद होगा, जब सीबीआई पूछताछ कर रही आई थी ममता के पुलिस कमिश्नर से, उसके बाद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। तो यहां से सवाल यह है कि आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, पुतिन मोदी से आखिर क्यों भिड़ गए ट्रंप? आपको याद होगा, वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को उठाया ट्रंप ने। उनको उठाए जाने के बाद हड़कंप मच गया दुनिया के अलग अलग देशों में। लेकिन ट्रंप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? न सिर्फ वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को उठाया, बल्कि पुतिन के जहाज पर अटकल अटैक कर दिया। रूस का ऑयल वेसल, तेल का जहाज, देखिए जरा, हेलीकॉप्टर पहुंचा है ट्रंप का। अमेरिकन फोर्स का हेलीकॉप्टर देखिए, उस जहाज के ऊपर एक एक कर कमांडो उतर रहे हैं और कमांडोज के हाथ में बंदूकें हैं। सीधे देखिए ऑयल टैंकर पर चढ़ रहे हैं और ऊपर जाकर पूरे इस टैंकर पर कब्जा कर लिया है। यह पुतिन का ऑयल टैंकर है। पुतिन को गुस्सा दिलाने वाला और आंख बबूला करने वाला काम ट्रंप ने किया है बेशक। और ट्रंप इतना ही नहीं, न सिर्फ पुतिन के ऑयल वेसल पर, जहाज पर उन्होंने कब्जा किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती भी उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। वो कह रहे हैं बार बार कि भारत रूस से तेल लेना बिल्कुल बंद कर दे। और अब तैयारी अमेरिका की यह है कि भारत पर 500% टैक्स लगाने की तैयारी है, 500% टैरिफ की तैयारी है। क्या मोदी और पुतिन से सीधे भिड़ गए हैं ट्रंप? क्या ट्रंप के बयान और एक्शन दुनिया में बड़ी उथल पुथल मचाने वाले हैं? क्योंकि ट्रंप के सैनिकों ने पहले समंदर में पुतिन का जहाज पकड़ लिया और कह दिया कि जहाज में सवार रूसी लोगों पर अपराधियों की तरह कार्रवाई करेंगे।
ट्रंप के तेवर से पुतिन आग बबूला हैं और वो भी बदले की कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच ट्रंप ने फिर भारत को आग दिखाई। ट्रंप ने मोदी को फिर बड़ी धमकी दी है। कह दिया कि रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का भारत ने कैसे तोड़ निकाल लिया है और क्यों ट्रंप की धमकी से अब भारत डरता नहीं? अब देखिए, क्या वाकई भारत पर 500% टैरिफ लगेगा? अगर लगेगा भी तो भारत कैसे निपटेगा? भारत की क्या तैयारी है? ट्वीट देखिए, ट्रंप के एक सांसद का है, इनका नाम है लिंडसे ग्राहम। ये कह रहे हैं एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं, एक ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं, उसके बाद जितने लोग पुतिन से तेल खरीद रहे हैं उन सब पर जितना चाहो उतना टैरिफ लगा दो, क्योंकि तेल खरीदना बंद कर दें। देखिए जरा, ट्रंप भारत पर फिर से टैक्स और टैरिफ का बम फोड़ने वाले। इस बार वो भारत पर 50 या 100 नहीं, 500% टैरिफ लगाएंगे। इसकी वजह है भारत की रूस से करीबी और उसके साथ तेल का सौदा। ट्रंप के करीबी अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने इसका खुलासा किया। लिंडसे ने कहा, ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का नाम है रूस प्रतिबंध बिल। इस बिल में रूसी तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लग सकता है और इन देशों में चीन और ब्राजील के साथ भारत भी शामिल है। ट्रंप के सांसद ने कहा, रूसी तेल खरीद से पुतिन को जंग के लिए फंड मिल रहा है। नए बिल लाकर हम इन देशों को रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए मजबूर करेंगे। दरअसल अगले हफ्ते रूस प्रतिबंध बिल पर अमेरिकी संसद में वोटिंग होनी है और अमेरिकी संसद में पास होते ही यह बिल एक तरह से कानून बन जाएगा और इससे भारत अमेरिका के कारोबारी रिश्तों पर तनाव बढ़ सकता है। रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप अब तक भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। इससे भारत को अपना सामान अमेरिका में बेचने में दिक्कत हो रही। टैरिफ विवाद निपटाने के लिए दोनों देशों में ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। भारत चाहता है उस पर अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। रूस से तेल खरीद भी पहले के मुकाबले काफी कम है और लेकिन ट्रंप अड़े हैं कि भारत रूस से पूरी तरह तेल खरीदना बंद कर दे। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं और भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी मुझसे बहुत खुश नहीं है क्योंकि हमने भारत पर काफी टैरिफ लगा रखा है, क्योंकि भारत रूस से बहुत तेल खरीदता है। एक महीने पहले मैं भारतीय राजदूत के घर पर था। मैंने उनसे जानना चाहा, भारत रूस से तेल कैसे खरीद रहा है। भारतीय राजदूत ने मुझसे कहा, क्या आप राष्ट्रपति ट्रंप से टैरिफ पर ढील देने की बात करेंगे? मेरा संदेश पहुंचाएं, भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाया जाए। ट्रंप की वो बड़ी वजह है जिसके चलते भारत अब काफी कम मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है। उन्हें जब से आया तंग कर रहा हम लोगों को, मैं जंग बंद करा। हमारी बहादुर फौज पाकिस्तान के 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए। उन्हें वाशिंगटन में बुरा मैं बोला, कितने बार बोल दिया उन्हें। ये मैं समझता हूं कि किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। भारतवर्ष के प्राइम मिनिस्टर, फिर लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे? मेरा रिएक्शन तो आप ले लेंगे, लेकिन जिनको करना चाहिए, जिनकी ये इंस्टीट्यूशनल जिम्मेवारी है, और अभी आप देखिए टैरिफ को लेकर के भी दुनिया को ऐसा बनाए जाने की कोशिश हो रही है अमेरिका द्वारा, और मैं समझता हूं दुनिया के तमाम देशों को इसका साझा प्रतिकार करना। प्राइम मिनिस्टर इमीडिएटली काउंट डाउन। प्रधानमंत्री तुरंत तैयार हो गए कि जी सर, बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, हम आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं खरीदेंगे। तो प्रधानमंत्री, अगर ट्रंप के इतने आज्ञाकारी हैं तो आप टैरिफ की चिंता छोड़ दीजिए। आप प्राइम मिनिस्टर इज घर में शेर बाहर ढेर। अब आइए आपको बताऊं, ट्रंप कितनी भी कोशिश कर लें भारत पर टैरिफ लगाने की, 500% या 1000%, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हाथी की तरह बड़ी और ताकतवर है। एक तरफ ट्रंप भारत को टैरिफ की नई नई धमकी दे रहे हैं, दूसरी ओर तमाम ग्लोबल एजेंसियां भारत का लोहा मान रही हैं। एजेंसी फिच ने कहा, सोचिए 2026 में भारत की विकास दर 7.4% रहेगी, जबकि ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं। एसबीआई की रिपोर्ट में देश की विकास दर 7.5% रहने का दावा है, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का 7.2 विकास दर का अनुमान है, जबकि आईएमएफ
ने भी 2025 के लिए 6.6 विकास दर का दावा किया और भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ लगाने से भारत पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। टैरिफ बढ़ने से सितंबर अक्टूबर में पहले नकारात्मक माहौल दिख रहा था, लेकिन नवंबर में भारत ने घाटे की भरपाई की और निर्यात में तगड़ा उछाल आया। ट्रंप धमकाते रहे, भारत ने नवंबर में दुनिया में 19% ज्यादा सामान बेच दिया। सोचिए, टैरिफ बढ़ा दिया लेकिन भारत 19% ज्यादा सामान बेच रहा है। इस तरह सिर्फ निर्यात से भारत ने करीब 38 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। अकेले अमेरिका का निर्यात बढ़कर करीब 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 1.3 अरब डॉलर था। दरअसल अमेरिका ने फार्मा सेक्टर में, यानी जहां से दवा लेनी है, ऐलान किया था 100% टैरिफ का, लेकिन भारत की कई ज्यादातर कंपनियां जेनरिक दवाएं बनाती हैं, बहुत सस्ती हैं, अमेरिका को सस्ते दामों में दवाएं मिल जाती हैं, इसलिए वहां अमेरिका नहीं छूता। भारत की कई फार्मा कंपनियों का अमेरिका में प्लांट भी है, यानी ट्रंप के टैरिफ वाले वार का भारत के पास कार्ड भी है। ट्रंप अगर 500% टैरिफ लगाएंगे तो भारत फिर कोई ना कोई नया रास्ता खोज लेगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं इस धमकी पर क्या कुछ सियासतदान कह रहे हैं। देखिए, धमकी वो भारत को देंगे। भारत न किसी को धमकी देता है, न भारत धमकी किसी का सहता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बड़े ही साफ हृदय के आदमी है। दोस्ती भी की हाथ भी बढ़ाया था और बराबर दोस्ती भी बनी रही है। मुझे लग रहा है कि उनका अब क्या करेंगे वो तो उनके ऊपर है, लेकिन भारत सबसे मैत्री भाव रखता है। टैरिफ का पूरा ये जो प्रकरण है अस्तित्व में आया है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जिस तरह की आशंकाएं थी उसको निर्मूल सिद्ध करते हुए कई ऐसे वैकल्पिक मार्ग तय किए गए जिससे इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया जा सका है और पूरी स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था लगभग 8% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है। तो ट्रंप कितनी भी कोशिशें कर लें, भारत को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन भारत चाहता है सबके साथ मिलजुल कर रहे, राइट लेफ्ट कोई भी हो उससे मिलकर रहे। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप पुतिन के पीछे है। बेशक ट्रंप खुद सोचिए अलास्का में पुतिन से मिलने गए थे, मुलाकात हुई जोर शोर से, इस मुलाकात के चारों तरफ ढोल बजे कि यूक्रेन जंग रुक जाएगी इस मुलाकात के बाद, लेकिन मुलाकात बेनतीजा रही। तब से ट्रंप पुतिन से बहुत नाराज हैं, गुस्से में है और इसीलिए यह तस्वीर सामने आई कि पुतिन के जहाज पर कब्जा कर लिया। ये आप देख रहे हैं ट्रंप की फौज जो कि पुतिन के तेल के जहाज पर उतरी है और पूरे तेल के जहाज पर कब्जा कर लिया है। अब आइए आपको बताऊं ये तेल का जहाज कहां जा रहा था, आखिर अमेरिका ने क्यों इस पर कब्जा किया है। ये मैप आप देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, दरअसल ये ईरान से चला था जहाज, ईरान से वेनेजुएला जा रहा था, लेकिन उससे पहले अटलांटिक सागर में रूसी जहाज पर अमेरिका की सेना ने कब्जा कर लिया। वेनेजुएला नहीं जा पाया, आरोप लगाया गया कि यह वेनेजुएला नाम बदल कर जा रहा था, तेल लेने जा रहा था और इसलिए इस पर अटैक किया गया। और न सिर्फ अटैक किया गया बल्कि आपको उस जहाज की तस्वीरें दिखाऊं। अटैक करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये तस्वीरें, ये वो जहाज है और हेलीकॉप्टर से भी कब्जा किया और छोटे जो बोट्स हैं उनके जरिए भी अमेरिकी सेना उस जहाज तक पहुंची। और आइए इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताता हूं। इस तरह का एक ऑयल वेसल था समंदर में, हेलीकॉप्टर आया ऊपर उसके और उससे कमांडोज उतरने शुरू हो गए। अमेरिका ने अटलांटिक सागर में रूसी तेल टैंकर पर कब्जा किया। रूस का एक टैंकर मेरिनेरो नाम बदलकर ईरान से वेनेजुएला जा रहा था और ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के पास तेल टैंकरों पर बैन लगाया हुआ। जैसे ही रूसी तेल टैंकर वाला जहाज दिखा, ट्रंप की सेना एक्शन में आ गई। ट्रंप के अधिकारियों ने कहा जहाज में सवार सभी लोग रूसी नागरिक थे, इन्हें पकड़कर
अमेरिका ले जाएंगे और उन पर आपराधिक केस चलेगा। कोई भी जहाज या व्यक्ति अगर हमारे नियम तोड़ेगा तो हम उस पर एक्शन लेंगे। हमने वेनेजुएला के तेल पर पहले ही चेतावनी दी थी कि यह कोई मजाक नहीं था। अब देखिए इस पर रूस क्या कह रहा है। रूसी टैंकर पकड़े जाने से पुतिन और उनके अधिकारी बहुत गुस्से में हैं। पुतिन के एक सांसद ने इसे खुलेआम समुद्री डकैती करार दिया है। कहा यह हमारे इलाके पर हमला है क्योंकि टैंकर पर रूस का झंडा लगा हुआ था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के दुस्साहस का अब हमें जवाब देना होगा। अमेरिका पर परमाणु बम गिरा दो या फिर टॉर्पीडो से हमला कर उनकी नाव डुबो दो, सांसद कह रहा है। पहले जहाज के रूसी सदस्यों से मानवीय व्यवहार की अपील की थी। कहा था हमारे अधिकारों का सम्मान किया जाए और सभी को जल्द हमारे देश वापस भेजा जाए। लेकिन जब अमेरिका ने रूसी नागरिकों पर केस चलाने की बात की तो अधिकारी कह रहे हैं रजिस्टर्ड जहाज को रोकने का दूसरे देश को अधिकार तक नहीं। रूस अमेरिका की गलत कार्रवाई का करारा जवाब देगा। सुनिए जरा व्हाइट हाउस के सचिव क्या कह रहे हैं। referring to the Bella 1 tanker. मुझे लगता है कि आप बेला 1 टैंकर की बात कर रहे हैं जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया, इसलिए इसे पकड़ा गया है। ये जहाज गुप्त रूप से तेल लेने वेनेजुएला जा रहा था। अमेरिका और ट्रंप ने पहले ही कहा है कि हमें इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए जहाज को शिकंजे में लेकर न्यायिक जब्ती के आदेश दिए गए हैं। पकड़े गए लोगों पर आपराधिक केस चलेगा और जरूरत पड़ी तो उन्हें अमेरिका भी लाया जाएगा। This morning was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued. जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल के बीच अमेरिका चाहता है रूस यूक्रेन पर बम गिराना बंद कर दे। अमेरिका चाहता है दुनिया रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, रूस पर और ज्यादा दबाव और प्रतिबंध लगे जिससे रूस जंग रोक दे। लेकिन क्या अमेरिका और रूस खुद आमने सामने आ रहे हैं? क्या दोनों एक दूसरे के वॉर के मुहाने पर आ गए? दोनों की ताकत देखिए। अमेरिका दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। अमेरिका वाकई ताकतवर भी है, चाहे वो हथियारों के लिहाज से हो, सेना के लिहाज से हो या टेक्नोलॉजी के लिहाज से। लेकिन पुतिन की जो सेना है वो अमेरिका से कहीं भी 19 नहीं बैठती है। उनकी ताकत भी दुनिया में सबसे बेहतरीन और शानदार है। क्या जो हालात बन रहे हैं, पुतिन का जहाज कब्जा कर लेना, क्या अमेरिका और रशिया में जंग हो सकती है? क्या दोनों आमने सामने आ सकते हैं? अब तक यूक्रेन के जरिए लड़ाई हो रही है, क्या दोनों एक दूसरे से वॉर लड़ सकते हैं? दोनों की ताकत क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए जरा ताकत, देखिए जरा अमेरिका और रशिया की, रूस की सैन्य क्षमता में अमेरिका पहले नंबर पर है और रूस दूसरे नंबर पर है सैन्य ताकत में। यानी पहले पायदान और दूसरे पायदान वालों के बीच जंग। सक्रिय सैनिक अमेरिका के पास 13,28,000 हैं तो पुतिन के पास भी 13,20,000 हैं। एयरक्राफ्ट देखिए जरा, 13,000 एयरक्राफ्ट हैं अमेरिका के पास, पुतिन इसमें बहुत पीछे, 4,292 एयरक्राफ्ट हैं। इसे लड़ाकू विमान 1790 लड़ाकू विमान अमेरिका के पास हैं, पुतिन के पास भी 833 लड़ाकू विमान हैं। हेलीकॉप्टर देखिए, ट्रंप के पास 5,737 हेलीकॉप्टर्स हैं तो पुतिन के पास 1,547 हेलीकॉप्टर हैं। टैंक, क्योंकि जमीन पर लड़ाई इंपॉर्टेंट होती है लेकिन दोनों देशों के दरमियान इतनी दूरी है कि टैंक से लड़ाई की स्थिति शायद ही पैदा हो, लेकिन ट्रंप के पास 4,657 टैंक हैं। पुतिन यूक्रेन में लड़ रहे हैं, जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास 14,777 टैंक हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, ट्रंप के पास 694 रॉकेट लॉन्चर हैं। पुतिन इस वक्त वॉर जोन में है, उनके पास 3,065 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। विध्वंसक युद्धपोत, ट्रंप के पास 75 ऐसे युद्धपोत हैं तो पुतिन के पास 14 युद्धपोत हैं कि इन्हें लगाकर फाइटर के जरिए दुश्मन को जवाब दिया जा सके। मध्यम युद्धपोत, ट्रंप के पास 23 है इनकी संख्या, लेकिन पुतिन के पास 83 है ये संख्या। पनडुब्बी, अमेरिका के पास 70 पनडुब्बियां हैं और जो पानी के जरिए गुप्त तरीके से उस देश तक पहुंचकर और मिसाइल हमला कर सकती हैं। पुतिन के पास ऐसी 63 पनडुब्बियां हैं। अब आती है सबसे बड़ी चीज जो दोनों को जंग में जाने से रोकती है, वो है परमाणु बम।
ट्रंप के पास यानी अमेरिका के पास दावा है 5400 परमाणु बम है, लेकिन रशिया के पास भी 5600 परमाणु बम है पुतिन के पास, जो उनकी ताकत को और बढ़ाता है। और यही वजह है कि ट्रंप भी फूक फूक कर कदम रखते हैं। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। है कि अमेरिका को यह शक था कि इस टैंकर के हल के अंदर हथियार छुपे हुए हैं। रशिया की नेशनल पार्लियामेंट डूमा के पूर्व डिप्टी चेयरमैन ने तो यहां तक कह दिया कि हमें अपने पोसाइडन का इस्तेमाल करके अमेरिका के 2-4 शिप को डुबो देना चाहिए। वहां के लोग ये भी कहने लगे हैं कि अमेरिका ने तो पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जापान पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया था, अगर स्टालिन होता तो शायद ये काम हो गया होता। वैसे भी अब रशिया और अमेरिका चूंकि आमने सामने आ गए हैं और दुनिया में इस वक्त, पहले तो वेनेजुला की वजह से चाइना और रशिया के स्वाभिमान को ठेस लगी है, 10 बार फ्रंट पहले ही खुले हुए हैं। बहुत मुमकिन है कि ये एक तीसरे विश्व युद्ध की आधारशिला बन जाए। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जो कुछ हुआ देश की राजधानी दिल्ली में। अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है जो दरअसल दंगा फैलाने की साजिश कर रहे थे। हिंसा के कितने किरदार, एक एक को तलाश की जा रही है, सबका कच्चा चिट्ठा तैयार होगा। कल बुलडोजर एक्शन हुआ फैज़ इलाही मस्जिद के पास, जो अवैध अतिक्रमण था उस पर बुलडोजर चला। तो बुलडोजर चला तो वहां पर आंसू गैस के गोले चले, पत्थरबाजी हुई, लेकिन इस पत्थरबाजी के बहुत से किरदार छिप गए, भाग गए इलाके से। पुलिस अब उन्हें ढूंढ रही है। आगे जाके क्योंकि पुलिस के पास नए सीसीटीवी आ गए। इन सीसीटीवी में सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ने चेहरे छिपा रखे हैं। सबके चेहरे ये आप देख रहे हैं, ये पत्थरबाजों को देख रहे हैं जो पुलिस पर पत्थर चला रहे थे। इन सब के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पुलिस अब जो एक्शन लेने जा रही है वो सीसीटीवी के आधार पर लेगी। जो इस सीसीटीवी में नजर आ रहा है, जो पत्थर चला रहा है, उनकी गिरफ्तारियां और दबिश दी जा रही हैं। तो ऐसे बहुत से सबूत पुलिस के हाथ लगे। ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, लोग पीछे से कह रहे हैं छोटे बच्चों ने पुलिस को दौड़ा लिया है। छोटे छोटे बच्चे कितनी पुलिस को दौड़ा दिया, ये देखो। ओ माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे कितनी पुलिस को दौड़ा दिया, छोटे छोटे बच्चे कितनी पुलिस को दौड़ा दिया। अब देखिए जरा, उपद्रवी कितने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। पत्थरों का साइज देखिए, जब ये हवा में उड़ रहे हैं इनका साइज देखिए, बड़े बड़े पत्थर थे। ये डंडा लेकर पहुंचे थे, भारी पत्थर पुलिस के ऊपर उछाले जा रहे थे, और इस पत्थरबाजी में 5 पुलिस वाले घायल भी हुए। तो कौन था ये माहौल खराब कर रहा था? ऐसे बहुत से लोग थे। ये याचिका करता है प्रदीप सिरोही, और उन्होंने अली खान को चुनौती दी तो अली खान ने उन्हें जवाब दिया। अवैध मस्जिद, तो याद रखना, दरगाह फैज़ इलाही अवैध मस्जिद तुर्कमान गेट अतिक्रमण हटेगा। पड़ता मेरी लड़ाई सच्चाई की है और एक दिन हमारी जीत होगी। सुन बे, अब मेरी बात सुन तू। अगर तू इतना ही बड़ा बनता है ना, तू आज हमारी मस्जिद पे तूने बुलडोजर चलवाया। अगर तू इतना ही बड़ा बनता है ना, अगर असल बाप की औलाद है, तो आज तुर्कमान गेट पे जहाँ पे तूने बुलडोजर चलवाया ना, वहाँ फिर मैं बताऊंगा तुझे, ठीक है? मेरी माँ ना मुझे 10 बार जेल पहुंचा देगी, 10 बार जेल चले जाऊंगा मैं, लेकिन मेरी माँ ने क्या है, हक पे रहना, हक पे, ठीक है? ये बर्दाश्त नहीं है। हमने कभी तुम्हारे मंदिरों को नहीं बोला। याद रखना, दरगाह फैज़। और एक तरफ ये धमकी चल रही थी, दूसरी तरफ जिन्हें पकड़ा गया उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, सीसीटीवी जो मैंने आपको दिखाया उसी के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं।
लेकिन देखिए यही शख्स गिरफ्तारियों पर कह रहा है ज्यादा दिन जेल में नहीं रहेंगे, जमानत पर सब बाहर आ जाएंगे। दुआ करें इनको जल्द से जल्द बेल मिल जाए। और क्या कहते हैं, इनकी 14 दिन की कस्टडी थी। उन असद भाई ने, दानियल भाई ने, आतिफ भाई ने 1 दिन की करवा दी। इंशाल्लाह दुआ करें, मेरा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा भाई जल्द से जल्द इन भाइयों की बेल करवाए और सारे भाई दुआ करेंगे इनके लिए। सब तो आते हैं वहां पे वीडियो बना के चले गए, किसी को ये खबर नहीं है वो बंदे किस किस को उठाया, कौन कौन। आधी रात को हमारे एक अल्लाह के घर, हमारी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया जिसका नाम था फैज़ इलाही मस्जिद, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत मस्जिद है। हमारे वहाँ के भाइयों ने काफी मुकाबला किया, लेकिन पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज की, बहुत ज्यादा उन लोगों को मारा। फिर भी हमारे भाई लोग अल्लाह के घर को छोड़कर नहीं भागे, मुकाबला करते गए। पुलिस वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, एक हो जाओ, मस्जिदों और दरगाहों की हिफाजत करो। और मेरी ये वीडियो मेरा कोई मुसलमान भाई देख रहा है तो मैं उनको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। मस्जिद के पास बुलडोजर पहुंचा ही था कि उपद्रवियों की फौज तैयार हो गई। ईंट, पत्थर और कांच के टुकड़ों से धावा बोला, बवाल किया और फिर जमकर हंगामा मचा। लेकिन इस हिंसा के पीछे कितने किरदार थे, उनके एक एक के चेहरे से पर्दा हटने लगा है। कोई वीडियो से भड़का रहा था तो कोई सोशल मीडिया की पोस्ट से, किसी ने खड़े होकर उकसाया तो किसी ने झूठी अफवाह फैलाकर। लेकिन वो यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो या सांसद या फिर कोई आम उपद्रवी, इतना तय है कि बचेगा कोई नहीं, क्योंकि सबका कच्चा चिट्ठा तैयार हो चुका है। अब देखिए जरा पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है पत्थर चलाने वालों के खिलाफ और पत्थर के लिए उकसाने वालों के खिलाफ। दिल्ली पुलिस ने बवाल करने वालों की एक पूरी लिस्ट बना ली है। बताया जा रहा है अब तक 50 लोगों की पहचान हो चुकी। लोकल इंटेलिजेंस के जरिए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही। एक्शन लेते हुए अब तक 11 आरोपियों को दबोचा गया है। कल 5 आरोपी पकड़े गए थे और आज 6 नई गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें आदिल, शहनवाज, अफान, हमजा, अथर, उबैद शामिल हैं। बाकी आरोपियों की भी पुलिस सख्ती से तलाश कर रही है। दावा है पुलिस के पास बवाल से जुड़े करीब 400 वीडियो हैं। पुलिस टीम हर वीडियो की बारीकी से जांच करने में जुटी है ताकि हर पत्थरबाज और उपद्रवी की पहचान की जा सके। सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस के रडार पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले भी हैं, इसलिए भड़काने के 10 आरोपियों की सूची तैयार हुई है। इन लोगों के सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। लिस्ट में एक महिला शामिल है जिनका नाम एमन रिजवी है और जामिया इलाके की रहने वाली एमन पर भड़काने का आरोप लगा है। इसलिए पुलिस ने एमन को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। भड़काऊ बयान देने वाले खालिद मलिक को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सलमान नाम के यूट्यूबर को भी पुलिस ने सम्मन भेजा है। लिस्ट में शामिल सभी 10 इन्फ्लुएंसर से पुलिस पूछताछ करेगी इस मामले में। सुनिए जरा पुलिस क्या कह रही। आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे। व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी थे, बट हमारा पुलिस ऑफिसर्स काफी व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेनिट्रेट किए थे एंड दे वर एबल टू ट्रैक दिस मैसेजेस और इसके काउंटर मैसेज करने में हम लोग भी काबिल रहे। हम लोगों ने भी अपने तरफ से हमने काउंटर मैसेजेस किया और काफी लोग जो हमारे साथ जो एसेट्स थे उन्होंने भी मैसेज किया। इसके बिकॉज ऑफ दैट तो जो लोग इकट्ठा हुए इधर वो काफी कम थे। अब देखिए जरा इस पर सियासतदान और मौलाना क्या कह रहे हैं। ओवैसी ने कहा दिल्ली की मस्जिद के पास जो हुआ है वो सरासर गलत है। इस अपराध के लिए काला वक्फ संशोधन कानून जिम्मेदार है। जहां बुलडोजर चलाया गया वो जमीन वक्फ की संपत्ति है, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड भी इस मिलीभगत में शामिल है। अब दिल्ली वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगानी चाहिए। एसटी हसन कह रहे हैं 100 साल पुरानी मस्जिद और दुकानें हैं यहां, जहां लोगों की भावना जुड़ी है वहां एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। अतिक्रमण के नाम पर जुल्म होगा तो कब तक विरोध नहीं होगा। अतिक्रमण हुआ तो उन अफसरों पर कार्रवाई करो जिनके रहते ये हुआ। प्रमोद तिवारी कांग्रेस सांसद कह रहे हैं ये प्रशासन की नाकामी है, उन्हें लोगों को भरोसे में लेना था। अगर तोड़ना ही था तो दिन के उजाले में क्या दिक्कत थी, आखिर रात के अंधेरे में प्रशासन ने बुलडोजर क्यों चलाया। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदानों। जिस तरीके से डायरेक्ट बुलडोजर एक्शन हुआ है उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसके सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं,
लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए और वहाँ पर जो जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको बैठा करके इस मसले को पुरअमन तरीके से हल कर लिया जाए। लीगल आप एनक्रोचमेंट को मतलब लीगल फ्रेमवर्क में देखते हैं, इतनी संवेदना फिर भी होती है कि सर्दी की रातों को नहीं चुनते। अब सर्दी की रातों को चुन रहे हैं लोग रजाइयों में। अभी जो दिल्ली में बीते 2-3 दिनों से जो ठंड का आलम है उसमें इतनी मानवीयता नहीं होनी चाहिए थी। बुलडोजर की तरह सोचने भी लगे हैं क्या? दिमाग में संवेदना की जगह बुलडोजर घुस गया। ये नहीं होना चाहिए। जहां जहां कानून तोड़ने की बात आती है, समाजवादी पार्टी कहीं फ्रंट पर कहीं पर्दे के पीछे नजर आती है। ये जितने लोग हैं ये गैर कानूनी कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन्हीं को प्रमोट करते हैं। प्रशासन ने गलत फहमी फैलाने का पूरा वातावरण बनाया और मैं इसके लिए ये से ऐतिहासिक भूल मानता हूं दिल्ली प्रशासन। उन लोगों को पहले ही सबको विश्वास में लेके काम करना चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटना न हो। बाकी कानून तो बना हुआ है, जिसने कानून तोड़ा है उसके खिलाफ जो कानून बने हुए हैं उनमें कार्रवाई होती है, होती रही। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन होना चाहिए और कार्रवाई मजबूत होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई के बाद पत्थरबाजों को, अराजक तत्वों को डर लगता है तो ये डर अच्छा है, ये मैं कहना चाहता हूं। आप तो खुद उकसा रहे हैं लोगों को और लोग आपके जाल में फंस रहे हैं। कार्रवाई करेंगे, आप जेलों में भेजेंगे, बरसों मुकदमे चलेंगे, घर बर्बाद होंगे और अगर ज्यादा होगा तो आप गोली भी चला देंगे। लेकिन ये सिर्फ फैज़े इलाही और तुर्कमान गेट के आसपास के अतिक्रमण तक नहीं है। अब जो जामा मस्जिद, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसके आसपास जो अतिक्रमण है उसे हटाने की तैयारी। अगर आप जामा मस्जिद आए हो तो उसके अलग अलग गेट पर बहुत सी दुकानें लगती हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहां से वहां तक रास्ता, ये सब अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई हैं और अब इन सब पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है जामा मस्जिद, उसका गेट और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ये दुकानें लगती हैं। दरअसल जामा मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन हो सकता है जल्दी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है जामा मस्जिद के आसपास सर्वे कराइए, सर्वे में अगर अतिक्रमण मिला तो फिर बुलडोजर चलाइए, क्योंकि जामा मस्जिद प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है। हजारों लोग रोजाना यहां नमाज पढ़ने और मस्जिद देखने आते हैं, लेकिन दावा है कि पार्किंग और फेरी वालों के चलते यहां जाम लगता है। निजात के लिए फरहत हसन और कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। याचिकाकर्ता ने अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन की डिमांड की है और याचिका में फेरी वालों और वाहन पार्किंग को अवैध बताया गया। कहा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5, 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग में पार्किंग चलने के सबूत मिले। मस्जिद परिसर की पार्किंग में वसूली की स्लिप भी मिली। आरोप है कि अवैध पार्किंग का पैसा इमाम बुखारी तक के पास जाता है, यह आरोप है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अवैध पार्किंग और फेरी वालों को तुरंत हटाया जाए, साथ ही मस्जिद परिसर में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगे। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद दिल्ली नगर निगम को आदेश दिया था। कहा जामा मस्जिद के आसपास सर्वे कर 2 महीने में रिपोर्ट पेश करें, अतिक्रमण मिले तो तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि सर्वे के बाद जामा मस्जिद के पास बुलडोजर चलना तय है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं। एमसीडी कह रही है हमारे पास जगह, हम मालिक है, तो ये कहां से जगह है? इन्होंने इंक्रोचमेंट कैसे कर लिया? पार्किंग चल रही है, जिन्होंने कब्जा कर रखा, पार्कों के अंदर रिहाइश भी कर रखी है, पार्किंग भी चला रखा है, और पार्किंग खत्म करें। 3 नंबर गेट, 7 नंबर गेट, 4 नंबर गेट पे सब पे पार्किंग चल रही है। इलीगल पार्किंग चल रही है, चार्जिंग स्टेशन बना रखे हैं, मकान तक बना रखे हैं, जिसमें शाही इमाम के खुद का भी मकान है और इनके रिश्तेदार हैं उन्होंने भी बना रखे हैं। साथ ही साथ एक हॉस्पिटल बना रखा है, मेडिकल सेंटर बना रखा है, जो कि अनलाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर चल रहा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जामा मस्जिद है, जो उसके आसपास जो पार्क हैं वो पब्लिक यूज के लिए हैं। कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि 2 महीने के अंदर इसमें सर्वे करा जाए और जहां पर जिस तरह का भी एंक्रोचमेंट दिखे उसको वहां से हटाया जाए।
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं यूपी में एक बाहुबली हैं जिनका जन्मदिन था। जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन किया ब्रजभूषण ने। तस्वीर देखिए जरा, ये गाड़ियों का काफिला था उनका। बताया गया सैकड़ों गाड़ियां उनके काफिले में थी। इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का 69वां जन्मदिन था। उस मौके पर भव्य तैयारी की गई। तो यूपी के बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह 100 गाड़ियों के साथ निकले। वो खुली कार में हाथ हिलाते हुए बढ़े और बर्थडे पर शक्ति प्रदर्शन किया। 110 किलोमीटर में जगह जगह उनका स्वागत हुआ। बुलडोजर से फूल बरसाए गए। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने 69वें जन्मदिन पर गोंडा के नंदिनी निकेतन पहुंचे थे। उन्होंने अपने 69वें जन्मदिन पर राष्ट्र कथा का आयोजन करवाया था। राष्ट्र कथा की शुरुआत 1 जनवरी को हुई थी और आज आखिरी दिन था। राष्ट्र कथा के मंच पर बाहुबली धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह भी पहुंचे। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने भी गोंडा पहुंचकर राष्ट्र कथा में हिस्सा लिया। अयोध्या से 2000 आचार्य, स्कूल के लड़के और लड़कियां उन्हें बधाई देने पहुंचे। ब्रजभूषण ने अपने बर्थडे पर 5 लाख लोगों को खाना खिलाने का टारगेट रखा। इसके लिए राष्ट्र कथा मंच के पास 15 बीघा में खाने का पंडाल बनाया गया। 1200 से ज्यादा लोगों को भोजन तैयार करने के काम में लगाया गया। आपको बताऊं कि यूपी के बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह 100 गाड़ियों के साथ निकले। वो खुली कार में हाथ हिलाते हुए बढ़े और बर्थडे पर शक्ति प्रदर्शन किया। 10 किलोमीटर में जगह जगह उनका स्वागत हुआ। बुलडोजर से फूल भी बरसाए गए और उनके जन्मदिन पर उन्हें खास तोहफा भी दिया गया। जो तोहफा इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तोहफे में उन्हें बर्थडे पर 2.5 करोड़ का घोड़ा मिला है। और इस 2.5 करोड़ के घोड़े की कीमत तो मैंने आपको बताया, ब्रजभूषण शरण सिंह को मिला। यह घोड़ा थोरो ब्रीड का है और घोड़े की मां का नाम द गुरखा है और वो आयरलैंड की है। साथ ही घोड़े के पिता का नाम डायनारॉक है जो लंदन से है और यही वजह है इस घोड़े की कीमत इतनी है। पैदा होते ही इस नस्ल के घोड़े की कीमत 50 लाख होती है और रेस में शामिल होने पर कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। यह गिफ्ट कंवर रवि चौहान और उनकी पत्नी संगीता सिंह ने दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह को। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा रितेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं। भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा बोलते हैं। तो यहां इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम भी भारतवर्ष की इस भूमि पर आज तक कभी किसी से। और आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपको खुद पर यकीन और हार न मानने की जिद है तो आप बड़ी बड़ी चुनौतियां भी पार कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग अगर लाइलाज बीमारी और डॉक्टरों के कहने पर रुक जाते तो कभी मशहूर वैज्ञानिक नहीं बन पाते। महज 21 साल की उम्र में सोचिए, उनके पूरे शरीर को लकवा मार गया। न वो चल फिर पाते थे, न बोल पाते थे। दिमाग और आंखों को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था। डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया था कि हॉकिंग के पास बस 2 साल की जिंदगी बची है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। व्हीलचेयर के सहारे ही वो पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। अच्छे नंबरों से डिग्री ली, फिर पीएचडी भी की। बाद में इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बन गए। विकलांगता को लेकर जिस वैज्ञानिक पर डॉक्टर और लोग सहानुभूति जताते थे, उसने शारीरिक कमजोरी को पीछे छोड़कर बिग बैंग और ब्लैक होल जैसे विज्ञान के अहम सिद्धांत दिए। हॉकिंग को आइंस्टीन के बाद फिजिक्स का सबसे बड़ा विद्वान और वैज्ञानिक माना जाता है। करीब 50 साल तक व्हीलचेयर में रहे। हॉकिंग ने लाइफ का बहुत बड़ा फंडा दिया। कुछ शिकायतें और परेशानियां तो जिंदगी भर रहेंगी। यह आप पर है कि आप चुनौतियों को दिक्कत के रूप में देखते हैं या फिर बड़ी चुनौती को आप बड़ा मौका बना लेते हैं। जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाएं अपनी जिंदगी में। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।